बायोमैकेनिक्स टू वही बायोमैकेनिक्स अब बून को हम कंटिन्यू करते हैं, सही है। बून के बायोमैकेनिक्स पढ़ते हैं कि बून वोल्ट लॉ तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि वोल्ट लॉ ये कहते हैं कि बून डेवलप बून में डेवलपमेंट होती है, बून की टिश्यू डेवलपमेंट करती है कि किसी डायरेक्शन से उस पर स्ट्रेस आते हैं तो उसी डायरेक्शन में बून की डेवलपमेंट होती है। तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जैसे कि ये आपको नजर आते हैं कि ये बून है हमारे साथ, अ, जिसमें अगर आप देखें कि ये जो ट्रेबेकुलर सिस्टम है या जो स्पॉन्जी बून है फीमर का हेड है, तो इसमें आप देखिए इसी डायरेक्शन में भी जो ट्रेबेकुलर सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट हो गई है, इसी डायरेक्शन में हुई है, इसी डायरेक्शन में भी हुई, क्योंकि इन डायरेक्शन से इस पर स्ट्रेस आती है। लेकिन अगर आप ये बीच में से ये जगह देखें तो इसमें ये खाली है, तो इसका वजह है कि यहाँ पे कोई स्ट्रेसेस नहीं है, तो इस वजह से ये इसकी जैसी डेवलपमेंट नहीं है। तो यही वोट ला कहते हैं। फिर अच्छा, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। अब आते हैं बून डेवलपमेंट की तरफ। बून डेवलपमेंट का मतलब इसको हम कहते हैं ऑस्टियोजेनेसिस, या इसको हम कहते हैं ऑसिफिकेशन, कि बून वो प्रोसेस जिसके जरिए से बून डेवलपमेंट करती है, बून मेच्योर हो जाते हैं, या बून की फॉर्मेशन हो जाती है, बून बनना शुरू हो जाते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्टियोजेनेसिस। फिर बच्चों में कैसे होते हैं, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो में सिर्फ ऑस्टियोजेनेसिस या ऑसिफिकेशन में सिर्फ यही टारगेट होता है कि एक बून स्केलेटन। बच्चों में फिर जो है या यंग एडल्ट में ऑसिफिकेशन या ऑस्टियोजेनेसिस का जो टारगेट होते हैं कि पार्ट ऑफ द बोन टू ग्रो, कि बोन का एक हिस्सा जो ग्रो करे। बच्चों में एम्ब्रियो में तो सिर्फ जस्ट एक बोन स्केलेटन बन जाए, बच्चों में फिर जो है कि बोन जो है ग्रो करे। एडल्ट में क्या होता है कि बोन की जो है वो रिमॉडलिंग हो जाती है, इसमें बोन की जो है रिपेयरिंग हो जाती है ताकि बोन सही शेप इख्तियार करे। तो ये एडल्ट में होता है। ऑस्टियोजेनेसिस क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसकी वजह से बोन फॉर्मेशन होती है। बच्चों में या एम्ब्रियो में सिर्फ इसलिए होता है कि बोन फॉर्मेशन या बोन स्केलेटन होता है। बच्चों में ये होता है कि बोन ग्रोथ करे। सर जी जी। सर आपकी आवाज़ बहुत स्लो है। मेरी आवाज़ स्लो है? यस सर। सर माइक। अच्छा, तो बच्चों में ऑसिफिकेशन इसलिए होता है कि ऑसिफिकेशन में क्या होता है कि बून ग्रोथ करे, पार्ट ऑफ द बून ग्रो करे। एडल्ट में होता है कि बून रिमॉडलिंग करे, बून रीशेप करे, बून रिपेयर करे। ये एडल्ट में होते हैं ऑस्टियोजेनेसिस में और ऑसिफिकेशन। फिर जो है बून में फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। जाहिर बात है कि एक हार्ट, अगरचे ये एक स्ट्रॉन्ग एंड हार्ट टिश्यू है, लेकिन फिर भी जो है बून में फ्रैक्चर्स आते हैं। और कई तो ठतर एक्सीडेंट हो या किसी हिस्ट्री ऑफ फॉल हो या गनशॉट इंजरीज हो या कोई अवर इंजरीज हो जिसमें मतलब फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं। तो मतलब ये है कि बून को डैमेज पहुंच सकते हैं, बून को फ्रैक्चर हो सकती है। फ्रैक्चर का मतलब है कि अगर बून बून में दरार से आते हैं या बून जो है तोड़ सकते हैं, इसको हम फ्रैक्चर कहते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में उसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर की तरफ जब आते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर कैसे हैं, तो दो मेन टाइप्स हैं। एक हमारे साथ जो है ओपन फ्रैक्चर है। ओपन फ्रैक्चर का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज फ्रैक्चर हो गया, तो अगर बोन का जो पीसीज है वो टिश्यू से यानी मसल टिश्यू से बाहर निकल आते हैं तो हम उसको हम कहते हैं ओपन फ्रैक्चर। और अगर बोन फ्रैक्चर हुआ हो लेकिन स्किन को वो नहीं फाड़ा हो, वो स्किन से बाहर नहीं निकल आया हो, तो हम कहते हैं उसको सिंपल या क्लोज फ्रैक्चर। दो मेन टाइप्स, सिंपल क्लोज फ्रैक्चर और फिर जो है ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है कि बोन कम आउटसाइड फ्रॉम द स्किन, and in open simple close fracture the bone,
pieces, fragments do not come outside from the skin tissue. तो इसके बाद ये पूरा डिटेल है कि बोन की टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर कैसे है। तो ये तो नॉर्मल बोन, दिस इज द नॉर्मल बोन। ये जो आपको फ्रैक्चर नजर आते हैं इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, जो बिल्कुल ही ट्रांसवर्सली होता है। इस फ्रैक्चर को हम कहते हैं इस फ्रैक्चर को हम कहते हैं ओब्लिक फ्रैक्चर। दिस इज अ ओब्लिक फ्रैक्चर। ये जो फ्रैक्चर है दिस इज स्पाइरल फ्रैक्चर, ये स्पाइरल शेप होता है। और ये जो है कम्युनेटेड फ्रैक्चर, कि बोन के फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। इतनी फ्रैक्चर इतनी ज्यादा हो कि बोन के फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, इसको हम कहते हैं कम्युनेटेड फ्रैक्चर। एक होता है एवल्जन फ्रैक्चर। एवल्जन फ्रैक्चर ये होते हैं कि अगर कहीं बोन की पीसीस पर, बोन की पार्ट पर मसल का या टेंडन का इतना ज्यादा फोर्स आ गए कि वो बोन की पीसीस को क्या करे, सेपरेट करे। या तो ये आप देख सकते हैं कि इसको सेपरेट मसल में, टेंडन में। एक होते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर ये होते हैं कि दोनों डायरेक्शन से ऐसे कंप्रेसिव फोर्सेस आ जाते हैं कि बोन की एक साइड को दूसरी साइड में कंप्रेस कर, ये आप देख रहे हैं, ऊपर से भी नीचे से भी। और जिसको हम कहते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। एक होते हैं फिशर, कि बोन में एक ऐसा फ्रैक्चर आ जाता है कि प्रेशर बनता है, एक ग्रू सा बनता है, दरार सा, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रू सा बनता है, तो फिर इसको हम कहते हैं फिशर फ्रैक्चर। और एक होते हैं ग्रीन स्टैक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टैक फ्रैक्चर का मतलब ये होता है कि बोन का एक साइड जो है वो फ्रैक्चर हो जाती है, और फिर जो है इसी तरह से दूसरी तरफ जो है वो बेंड हो जाती है। एक तरफ फ्रैक्चर हो जाते हैं तो फिर वो दूसरी तरफ से वो बेंड हो जाते हैं। ये नॉर्मली बच्चों में होते हैं ग्रीन स्टैक फ्रैक्चर, कि बोन का एक साइड फ्रैक्चर हुआ होता है, दूसरी तरफ वो बेंड हो जाता है, पूरा मुकम्मल फ्रैक्चर नहीं होता। तो ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर थी। जरूर इसके अलावा और भी टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉमन यूज। सर, जी जी। जो लोग मतलब आमतौर पर कहते हैं कि बोन जो है एक दूसरे के साथ क्या हो अच्छा, फिर आते हैं ये वही फ्रैक्चर के टाइप से आप खुद पढ़ सकते हैं जो मैंने अभी पढ़ ली, सही है। और आप जो स्पाइरल फ्रैक्चर की बात कहते थे तो इसमें होते हैं कि ट्रस्टिंग फोर्सेस में होते हैं, और ये स्पोर्ट्स इंजरी में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्लेयर जो है वो अपनी या मिसाल के टांगों को वो ट्रस्ट कर लेते हैं, तो वहाँ पे स्पाइरल इंजरी के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, तो ये तो फ्रैक्चर हो गया और फ्रैक्चर के टाइप्स हो गए। अभी फ्रैक्चर की रिपेयरिंग होती है कि हीलिंग कैसे होगी, फ्रैक्चर की हीलिंग कैसे होती है। तो हमारे तो कितने स्टेप में होते हैं, 4 स्टेप में होते हैं। एक स्टेप नंबर 1 को हम कहते हैं हेमाटोमा फॉर्मेशन। इसमें अगर फ्रैक्चर हो जाते हैं, जिस एरिया में फ्रैक्चर हो जाते हैं बोन का, तो वहाँ पे अगर आपको याद हो तो जाहिर ही बात है कि फ्रैक्चर हो तो ब्लड वेसल भी रप्चर होंगे, स्किन भी, टिश्यू वगैरह सब कुछ रप्चर होगा। तो वहाँ पे ब्लड जमा हो जाती है। तो इस वहाँ पे जब ब्लड जमा हो जाते हैं इसको हम कहते हैं फ्रैक्चर हेमाटोमा, कि हेमाटोमा फॉर्मेशन हो जाती है। स्टेप 1 में क्या हो जाते हैं, हेमाटोमा फॉर्मेशन, की जिस जगह पे फ्रैक्चर हो जाते हैं वहाँ पे ब्लड जमा हो, एकमुलेट हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं हेमाटोमा फॉर्मेशन। वहाँ पे तो इसका नुकसान क्या होगा, नुकसान ये होगा कि क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है, तो वहाँ पे जो बोन सेल्स है उनको न खुराक मिलती है, न उनको मतलब ऑक्सीजन मिलती है, न उसको उनको ग्लूकोज, सब मतलब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलती। द बोन सेल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो फिर क्या होगा, पेन होगी, स्वेलिंग होगी, और ये टिश्यू जो है इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पे। तो ये स्टेप 1 में हो जाती है। फिर इसके बाद जो दूसरा स्टेप है इसको हम कहते हैं फाइब्रोकेटिलेजिनस या केलस फॉर्मेशन, सॉफ्ट केलस फॉर्मेशन या फाइब्रोकेटिलेजिनस फॉर्मेशन। तो इसमें में क्या होता है कि जो ही हेमाटोमा बन जाता है, फाइब्रोकेटिलेजिनस केलस फॉर्मेशन हो जाती है, तो इसमें क्या होता है कि जो ग्रेनुलेशन टिश्यू होती है, टिश्यू की ग्रेनुलेशन हो जाती है, कि यहाँ पे कैपिलरीज बनना शुरू हो जाती है। क्या बनना शुरू हो जाते हैं कि पहले से तो कैपिलरी मतलब ब्लड रप्चर हो जाते हैं, तो फिर ग्रेजुलेशन में यहाँ पे कैपिलरीज बनना शुरू हो जाती है। तो इसका फायदा फिर ये होता है कि यहाँ पे मैक्रोफेजेस आते हैं, और इन्फिल्ट्रेशन ऑफ कैपिलरी होती है, मैक्रोफेजेस आते हैं ताकि यहाँ पे जो डेब्रिस बना होता है इनको वो खा ले, वो खत्म कर। एक तो ये होता है।
फिर दूसरा इसमें ये होता है कि जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं हमारे साथ, जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो कुछ फाइब्रोब्लास्ट सेल कोलेजन फाइबर बनना शुरू कर देते हैं, कुछ फाइबर जो है कुछ फाइब्रोब्लास्ट सेल जो है वो कॉन्डोप्लास्ट जो सेल्स होते हैं उनको मतलब बनाते हैं ताकि वो यहाँ पे एक कार्टिलेजिनस मैट्रिक्स बनाते हैं। फिर यहाँ पे इसके साथ साथ जो ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो भी आना शुरू हो जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, वो स्पॉन्जी बोन बनाते हैं। और फिर इस एंटायर स्ट्रक्चर को हम फिर क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फाइब्रोकेटिलिजिनस कैलस या इसको हम कहते हैं सॉफ्ट कैलस। तो ये 2 स्टेप तो हो गई। अब आते हैं थर्ड नंबर स्टेप के साथ। तो थर्ड नंबर स्टेप में ये होते हैं कि बोनी कैलस बन जाते हैं। पहले में सॉफ्ट कैलस बनता था, अभी बोनी कैलस बन जाते हैं कि वो जो बून के ट्रेबेकुलाई है वो इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। तो फिर जो है वो फाइब्रोकेटिलिजिनस कैलस को किस में कन्वर्ट करते हैं, बोनी कैलस में, और स्पॉन्जी बोन बनता है और ये तकरीबन 6 से 8 वीक लेते हैं ये बोनी कैलस बनने में। इसके बाद चौथे स्टेप में ये होता है कि अच्छा बोनी कैलस तो बन गया, अब इसकी रिमॉडलिंग होती है। बोन रिमॉडलिंग में ये होता है, मैंने आपको बताया था कि 3 किस्म के बोन सेल, ये अपने साथ नोट कीजिए कि 3 किस्म के मतलब बोन सेल्स है। एक होता है ऑस्टियोसाइट जो कि बोन में चवर सेल कहलाते हैं, एक को हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट जिसको हम कहते हैं बोन फॉर्मेशन सेल जो बोन को बनाते हैं, बोन बनाते हैं, और एक होते ऑस्टियोक्लास्ट सेल कि बोन की रिएब्जॉर्प्शन करते हैं या बोन की रिमॉडलिंग करते हैं या बोन की रिशेपिंग करते हैं। अच्छा देखिए, ये बोनी कैलस तो बन गया फ्रैक्चर के बाद, अगर ये सही शक्ल में न हो, उसका शेप सही नहीं हो, तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स आएंगे और इसकी रिशेप करेंगे, इसकी रिमॉडलिंग करेंगे, जो ही जगह मतलब खराब हो उसको मतलब रिएब्जॉर्ब करेंगे और ताकि वही जो है सही शक्ल में। तो इसको हम कहते हैं बोन रिमॉडलिंग। रिमॉडलिंग ऑफ बोन कैसे होती है, जैसे कि वोल्टला ने कहा था कि बोन की जिस डायरेक्शन पे स्ट्रेसेस आती है तो उसी डायरेक्शन में वो क्या करता है, उसमें रिमॉडलिंग होती है। तो आप इस पिक्चर को देख ले कि यहाँ पे ये पिक्चर आपको नजर आते हैं, इस पे कंप्रेसिव फोर्सेस है, इसी साइड पे कम है, इसी साइड पे ज्यादा है, ठीक है। तो जब इसी साइड पे ज्यादा कंप्रेसिव फोर्सेस आते हैं तो इसी साइड पे जो बोन की डेवलपमेंट होगी वो ज्यादा होगी, तो इसके साथ एक न्यू बोन जो है वो ऐड हो जाता है, ये जो आप, फिर यही बोन जो है ये शेप इख्तियार कर लेती है। तो यही बोन की रिमॉडलिंग है, यही जो है वोल्टला कहते हैं कि जिस डायरेक्शन पे बोन के स्ट्रेसेस आएंगे उसी डायरेक्शन में बोन के डिवाइड। अच्छा समझ आ गई।